नमस्कार, मैं शिराज। एक्स इंडियन आर्मी चीफ जनरल वेद प्रकाश मलिक बताते हैं, कारगिल के पूरे युद्ध में 527 जवानों की शहादत हुई। आज एक दिन में उससे 3 गुना ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं, यानी कि हम एक कांस्टेंट वॉर के मोड में हैं। एक डिफेंस का छात्र होने के नाते मैं आपको बता सकता हूँ कि कोई भी युद्ध किसी भी दो देशों की आर्मियों के बीच नहीं होता, उसके साथ साथ उसकी जनता, उसकी सिविल सोसाइटी का भी उसमें योगदान होता है। आज जब हम एक कांस्टेंट वॉर के मोड में हैं, क्या हमारी सिविल सोसाइटी उस युद्ध को लड़ पा रही है? आइए एक नजर डालते हैं। हम लेने आए हैं बोतल 2 पैकेट, इसलिए लेने आया कि ये अल्को इसमें इंजेक्शन फायदा नहीं करेगा, ये अल्को फायदा करेगी। ये दवाई से हमारे को कोई असर नहीं होगा, हमारे को पैक से असर होएगा। मेरे को 35 साल हो गया पीते हुए, मैंने आज तक कोई भी डोज नहीं ली। ये लेते हैं 1 पैक रोज का, उसमें हमारी डोज चलेगी। आदरणीय दीदी, आप इस बात को समझिए। ये दृश्य देखिए, दृश्य। कोरोना हमें रोक नहीं पाई, आस्था कोरोना के ऊपर भारी पड़ी। तो ये जो है, हो सकता है बहुत जगह कोरोना हो, कोरोना को हम रिफ्यूज डिनाई नहीं करते, लेकिन इस धरने को ऐसे डरा के, ऐसे धमका के, ऐसे कोरोना का डर पा के लोगों में ये इस तरह का पैदा करना, ये सरकार के लिए ठीक नहीं है। हम जब से बैठे हैं उससे पहले से कोरोना का संक्रमण चल रहा है, अभी थोड़ा बड़ा होगा। सवाल ये भी उठ रहा है कि लोगों ने बहुत हल्के में से लिया है, लेकिन क्या सरकार के खुद के ही मंत्रियों ने इसे सीरियसली लिया है? शायद नहीं। COVID is already on its way out. कौशिक बासु 3 सवालों पर जोर देते हैं कि भारत का सफल वैक्सीनेशन प्रोग्राम होने के बावजूद हम लोगों को वैक्सीनेट नहीं कर पा रहे हैं। एक प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी होने के बावजूद वो अपना काम नहीं निभा पा रही है। वर्ल्ड की फार्मेसी का तबका मिलने के बावजूद भारत के अपने ही राज्य दूसरे देशों से वैक्सीन लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सेकंड वेव के पता होने के बावजूद आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं। इसकी कोर वजह क्या रही है, आज हम इसी पे बात करेंगे। जहां अमेरिका जैसे देश 2020 के मई से ही वैक्सीन के लिए प्रयासरत थे और यूके जैसे देश वैक्सीन के लिए 7 बड़ी कंपनियों से टाई अप करने पे लगे हुए थे, भारत रियल टाइम सप्लाई पे जोर दे रहा था, यानी कि परिस्थिति, कंडीशन, सिचुएशन के हिसाब से। इसको आदर पूनावाला ने एक चेंज्ड व्यू एंड माइंड के तौर पर सरकार की पॉलिसी को कहा। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ये पता नहीं चल पाया कि भारत को डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए कितनी दवाइयों की आवश्यकता चाहिए होगी। और इसका दूसरा खामियाजा ये हुआ कि वैक्सीन वायल मॉनिटर बनाने वाली कंपनियां, यानी कि जो कोड दवाई की शीशी पे लिखा होता है कि ये कितनी कारगर बची है, यह सही है, और सिरिंज बनाने वाली कंपनियों को भी ये पता नहीं चल पा रहा था कि उन्हें कितने वैक्सीन वायल मॉनिटर बनाने हैं और कितनी सिरिंज बनानी है, क्योंकि इनको डायरेक्शन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देंगी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को डायरेक्शन सरकार देगी कि आपको इतनी डायग्राम बनानी है, और उन्हें ये पता ही नहीं था। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के प्रोफेसर राम कुमार बताते हैं कि लोगों को वर्गों में बांटकर दी जाने वाली वैक्सीन का यही कारण था कि सरकार के पास सप्लाई लिमिटेड है। विदेशी दवाई निर्माता कंपनी फाइजर ने दिसंबर की शुरुआत में ही भारत के रेगुलेटर CDSCO से रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी के लिए परमिशन मांगी। अगले ही दिन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने भी अप्लाई कर दिया, लेकिन भारत बायोटेक जो कि 3rd फेज के ट्रायल कंडक्ट करा रही थी, इन दोनों देसी कंपनियों को परमिशन मिल जाती है, लेकिन फाइजर को परमिशन नहीं मिलती, जबकि उसे UK के रेगुलेटर से परमिशन पहले ही मिल चुकी होती है। और इसका खामियाजा ये हुआ कि सरकार
इन दोनों कंपनियों पर ही डिपेंड होकर रह गई। लेकिन हाल के दिनों में जब डिमांड बढ़ती है तब सरकार अपने डिसीजन को पलटने पर मजबूर हो जाती है। रूपा सुब्रमण्यम अपनी स्टडी में बताती हैं कि सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ कुछ ज़्यादा ही हार्ड बार्गेनिंग कर दी। सीरम अपनी शुरुआती प्राइस 1000 रुपये रखने की इच्छुक थी इस वैक्सीन के लिए, लेकिन सरकार इसे 150 रुपये पर ले आई। पहली नज़र में ये सुनने समझने में सही लगता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट दूसरी तरीके से भी हुआ, यानी कि अब सीरम का मुनाफा उसके अनुमानित मुनाफे जितना नहीं रहा। इसी कारण जब भारत सरकार देखती है कि केसेस बढ़ रहे हैं तब सीरम से इसका प्रोडक्शन करने के लिए कहती है, लेकिन सीरम ये कहते हुए मना कर देती है कि हमारा मुनाफा इतना नहीं रहा है, इसलिए हम री इन्वेस्टमेंट दवाई के लिए नहीं कर सकते हैं, आप हमें फंड दीजिए। तब सीरम को और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई जब अमेरिका ने डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट 1950 के तहत रॉ मटेरियल बाहर भेजने के लिए रोक लगा दी गई। अब सीरम को और ज़्यादा पैसा खर्च करना था अपनी दवाई बनाने के लिए। सरकार द्वारा फरवरी के बजट में 35,000 करोड़ का अनाउंसमेंट होने के बावजूद उसे फंड नहीं मिल पा रहा था, जो उन्हें अप्रैल के मिडिल में आश्वासन मिला। केस बढ़ने के बाद सरकार ने सीरम को दबाव डाला कि आप अपना मैन्युफैक्चर जो आपने किया है वैक्सीन वो डोमेस्टिकली ज़्यादा यूज़ अब हमें करना पड़ेगा। इसका खामियाजा ये हुआ कि एस्ट्राजेनेका जिस लाइसेंस के अंडर में सीरम दवाई बना रही है उसने लीगल नोटिस भेजना शुरू कर दिया कि आप हमें दवाइयाँ जो लीगल ऑब्लिगेशन है हमारा उसके तहत भेजना जारी रखें, कम ना करें। और यही कोवैक्स के केस में भी हुआ जो WHO के माध्यम से हमें बाहर भेजनी है। तो ये मिसमैनेजमेंट था कि अब सारा दबाव एक कंपनी पर आ चुका है। जब सरकार ने बजट में इसका प्रबंध कर दिया है तब उसका फंड का एलोकेशन क्यों नहीं हो पा रहा है। पूरे देश की मीडिया अगर बंगाल के इलेक्शनों को कवर करने के बजाय सरकार से ये पूछती कि आपने कितना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा पिछले 8-10 महीने में, तो आज हम 3 लाख का आंकड़ा पार नहीं करते। और यही कारण है कि आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं। बहुत बड़ा फर्क देखा है जी कि इस बार बहुत जवान बच्चे जा रहे हैं जी, बस देख के दिल भर जाता है जी, बहुत दिल उदास हो जाता है देख के। बहुत जवान बच्चे आ रहे हैं, वो 18 साल 20 साल के। पहले बुजुर्गों की डेथ हो रही थी लेकिन अब बच्चे बहुत मौत कर गए। एक बहन कल 26 साल की थी, उसकी बच्चा भी मर गया, वो भी मर गया, दोनों मर गए। ऐसे ऐसे देखने को हादसे मिल रहे हैं कि शमशान घाट में मुझे लगता है कि इतना बड़ा मैंने जिंदगी में कहर नहीं देखा जो मैं आज देख रहा हूँ दिल्ली जैसे शहर में।